अगर कोई चीज आपकी आंखों के सामने हो लेकिन मशीनें उसे देख ही ना पाए, तो आप किस पर भरोसा करेंगे? खुद की आंखों पर या टेक्नोलॉजी पर? क्या होगा जब मंगल के पास एक रहस्यमयी स्फेयर दिखे और इंसानी दिमाग से भी ज्यादा समझदार एआई उसे पहचानने से इनकार कर दे? तो कहानी की शुरुआत होती है जब एक साइंटिस्ट को मंगल ग्रह के करीब एक अजीब सा स्फेयर दिखता है। अब यह स्फेयर क्या है, किस चीज से बना है, और सबसे खास बात, क्या यह इंसानियत के लिए कोई खतरा बन सकता है? इन सवालों का जवाब जानने के लिए नासा एक खास टीम को मंगल की ओर भेजता है। अंतरिक्ष यात्रियों का सफर करीब 8 महीने का होता है, और जब ये लोग मंजिल से सिर्फ 8 घंटे दूर होते हैं तो सभी एस्ट्रोनॉट्स अपने स्लीपिंग पॉड से बाहर निकल आते हैं। इन्हीं क्रू मेंबर्स में से हम मिलते हैं कार्ला से, जो इस कहानी की मुख्य किरदार है, और साथ ही स्पेसशिप की एआई सिस्टम की इंचार्ज भी। कार्ला नोटिस करती है कि एक क्रू मेंबर की हालत कुछ अजीब है। उसे लगता है कि शायद वो हाइबरनेशन के कारण ऐसा महसूस कर रहा है, इसलिए वो उसे रेस्ट करने की सलाह देती है और खुद मिशन की तैयारी में लग जाती है। इसी बीच कैप्टन भी वहां पहुंच जाते हैं और कार्ला को स्फेयर को स्कैन करने का आदेश देते हैं। हालांकि ये स्फेयर ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन फिर भी एआई सिस्टम इसे पहचान नहीं पा रहा था। ये देखकर कार्ला हैरान रह जाती है। क्या एआई खराब हो चुका है या फिर वाकई वहां कुछ है ही नहीं? वो पॉल से कहती है कि हमें वापस लौट जाना चाहिए, लेकिन पॉल इस पर भड़क जाता है। कहता है चाहे वहां कुछ हो या ना हो, मिशन तो पूरा करना ही होगा। तभी एक होलोग्राम एक्टिवेट होता है। यह उनके मिशन हेड का था, जो धरती से सभी को बताता है कि दुनिया की नजरें इसी मिशन पर टिकी हुई है। हर कोई जानना चाहता है कि यह स्फेयर आखिर है क्या, इसलिए मिशन को हर हाल में पूरा करना होगा। कार्ला, जो खुद भी उलझन में है, अपने मिशन हेड की बात मानती है और दोबारा काम पर लग जाती है। लेकिन तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है, अपनी मम्मी की। यह सुनकर वो चौंक जाती है, क्योंकि उसकी मां और बेटी की तो सालों पहले कार एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी। फिर भी वो उस आवाज के पीछे पीछे चल पड़ती है। इधर हम रूबिन नाम के एक और क्रू मेंबर को देखते हैं, जो किसी चीज से डरकर चिल्लाता है। मगर हैरानी की बात यह थी कि उसकी चीख किसी को सुनाई ही नहीं देती। कार्ला जब अपने रूम में वापस आती है तो उसे मिशन हेड का फिर से कॉल आता है। वो पूछते हैं, क्या तुम ठीक हो? कुछ परेशान लग रही हो। कार्ला कहती है, नहीं, सब ठीक है। लेकिन तभी कुछ अजीब होता है। एआई सिस्टम अचानक अलर्ट देता है। अब उसने उस चीज को डिटेक्ट कर लिया था और वो स्फेयर अब शिप की तरफ एक तेज भयानक लाइट बीम भेज रहा था। ये लाइट बीम शिप के कई सिस्टम्स को तबाह करने लगता है। ये नजारा देखकर कार्ला की टीम के सभी लोग घबरा जाते हैं। कार्ला की साथियों में से एक कहती है, मुझे लगता है कि ये स्फेयर हमें कोई रास्ता दिखा रहा है। इसी कारण कार्ला शिप का रुख नहीं मोड़ती, बल्कि सीधा स्लाइड बीम की तरफ ही बढ़ती रहती है। अब यहां एआई सिस्टम ने यह अलर्ट नहीं किया था कि स्लाइड बीम में सिर्फ रोशनी नहीं, बल्कि कई साउंड वेव्स भी एक्टिव है। कार्ला इन वेव्स को पहचानने लगती है और उसे लगता है कि इन वेव्स में कोई मैसेज छिपा है, शायद उसी स्फेयर के भीतर मौजूद किसी स्पीशीज का भेजा हुआ। कार्ला उस मैसेज को डिकोड करती है और उन्हें एक शब्द मिलता है, ड्यूस। बाद में टीम को पता चलता है कि ड्यूस का मतलब लैटिन में गॉड यानी भगवान होता है। ये जानकर सब हैरान रह जाते हैं और अंदाजा लगाने लगते हैं कि शायद इस स्फेयर पर कोई ईश्वरीय शक्ति मौजूद है। उसी समय शिप का एयर सिस्टम एक बार फिर से फेल हो जाता है, जिससे सभी और भी ज्यादा घबरा जाते हैं। कुछ लोग अब ये मानने लगते हैं कि मिशन को यही खत्म कर देना चाहिए, लेकिन कुछ का मानना था कि उनका फर्ज है कि वो इस स्फेयर की सच्चाई का पता लगाएं। रूबिन, जो आमतौर पर अपने कमरे से बाहर नहीं निकलता था, अब बाहर आता है और वो बिल्कुल अलग ही सोच रखता है। उसे लगता है कि ये अंत का दिन है। उसके मन में डर बैठ गया है कि स्फेयर पर कोई भगवान है जो उससे उसकी पूरी जिंदगी का हिसाब लेने वाला है। वो बुरी तरह डर गया है, रो रहा है और वापसी की गुहार लगा रहा है। इसी दौरान
हम देखते हैं कि कैप्टन पॉल अपने ऑफिस से सभी गतिविधियों पर नजर रख रहा है। वही टीम के मेंबर्स आपस में चर्चा कर रहे थे कि अगर उस फेयर पर कोई गॉड नहीं हुआ तो क्या वो उसे नष्ट कर देंगे। कैप्टन तुरंत बोल पड़ता है, नहीं, कोई भी उस फेयर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसकी ये बात सबको चौंका देती है। तभी एक क्रू मेंबर दौड़ते हुए आता है और बताता है कि रूबिन स्पेसशिप में से गायब हो गया है। सब उसे ढूंढने लगते हैं। फिर दिखाया जाता है कि रूबिन कंटेनर्स के बीच छुपा बैठा है, अपने चारों ओर धार्मिक चिन्हों से घिरा हुआ। जैसे ही लोग उसके पास पहुंचते हैं, वो जोर जोर से चिल्लाता है, प्लीज उस शिप को स्फेयर की तरफ मत ले जाना। अगर ले गए तो कुछ बहुत बुरा होगा। वो ये भी कहता है कि उसे लगता है उनका एआई सिस्टम कुछ छिपा रहा है। तभी अचानक पॉल वहां आता है और अपनी गन से रूबिन को सबके सामने बेरमी से मार देता है। सब लोग उसकी इस हरकत से हैरान और परेशान रह जाते हैं, जबकि पॉल शांत रहता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कार्ला को बहुत गुस्सा आता है और वो पॉल का पीछा करते हुए पॉल के पीछे जाती है। वो पॉल से कहती है कि अगर तुम्हें कुछ भी पता है तो साफ साफ बताओ। लेकिन पॉल कुछ भी बताने से मना कर देता है और खुद जाकर रूबिन की बॉडी को हाइबरनेशन पॉड में डाल देता है। कार्ला को पॉल की ये हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आती, लेकिन पॉल उसे धमकाता है कि वो उसका आदेश माने, क्योंकि वही कप्तान है और यही सबकी ड्यूटी है। ना चाहते हुए भी अब सब पॉल की बात मानते हैं और एक छोटी शिप में बैठकर उस स्फेयर की ओर रवाना हो जाते हैं। जब ये छोटी शिप स्फेयर के पास पहुंचती है तो कार्ला स्फेयर की सतह पर कुछ अजीब संरचनाएं देखती है, जिन्हें समझना उसके लिए मुश्किल होता है। फाइनली उनकी शिप उस स्फेयर पर लैंड कर जाती है। लैंड करते ही मिशन लीडर का होलोग्राफिक मैसेज एक्टिव होता है। वो एक चौंकाने वाली खबर देते हैं, जैसा स्फेयर उन्होंने मार्स के पास देखा वैसे ही बहुत से स्फेयर अब पूरी पृथ्वी के आसपास दिखाई देने लगे हैं। अब सवाल यह है, ये स्फेयर आखिर है क्या? क्या ये चीजें इंसानों और दुनिया को नुकसान पहुंचा सकती हैं? और अगर हां, तो इससे कैसे बचा जाए? इन सवालों के जवाब जल्द से जल्द ढूंढने के लिए कैप्टन अपने क्रू को आदेश देता है। वो पॉल को जिम्मेदारी देता है कि कार्ला को लेकर बाहर जाकर जांच करे। लेकिन तभी उनकी टीम का एक सदस्य सुझाव देता है कि बाहर जाने वाले दल में एक साइंटिस्ट और एक वॉलंटियर होना जरूरी है। ये सुझाव पॉल मान लेता है। अब तीनों मिलकर स्पेसशिप से बाहर निकलते हैं और उस रहस्यमयी स्फेयर की ओर बढ़ते हैं। बाहर अंधेरा इतना घना था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। कार्ला जमीन पर झुककर हाथ लगाती है तो उसे महसूस होता है जैसे ये कोई मिट्टी की सतह है। वो अभी अपने एहसास के बारे में बात कर ही रही थी कि सामने अचानक एक लाल रोशनी उड़ती हुई दिखाई देती है। इस चमक के चलते उनकी नजरों को थोड़ी रोशनी मिलती है और वो एक विशाल दरवाजा देखते हैं। जैसे ही वो दरवाजा खुलता है, एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। हैरानी की बात यह थी कि उनके वैक्यूम सूट्स के अंदर किसी भी बाहरी आवाज का सुनाई देना नामुमकिन था, लेकिन फिर भी ये गूंज उन्हें साफ सुनाई दे रही थी। ये आवाज शिप के अंदर बैठे कैप्टन पॉल को भी सुनाई दे रही थी। वो इस मैसेज को डिकोड करता है और बताता है कि ये जगह उन्हें वेलकम कर रही है। इतने में इन लोगों को एक परछाई नजर आती है, एक औरत की परछाई जो बिना बोले सीधा अपने दिमाग से इन्हें मैसेज भेज रही थी। कैप्टन इन मैसेजेस का अनुवाद करता है और बताता है कि ये कोई आम मैसेज नहीं बल्कि गॉड का पैगाम है। गॉड इंसानों को एक आखिरी मौका देना चाहते हैं, एक शांति भरी जिंदगी जीने का मौका। जो लोग इस दरवाजे के भीतर जाएंगे उन्हें शांति और राहत मिलेगी, लेकिन जो पीछे रह जाएंगे उन्हें दुनिया की तबाही और दर्द सहना होगा। गॉड ने सबसे पहले कार्ला को इस जगह में प्रवेश करने के लिए चुना था और यही कार्ला बाकी लोगों को इस नई दुनिया तक पहुंचाने का माध्यम थी। वो औरत बताती है कि जो लोग खुद से इस रास्ते पर नहीं चलेंगे उनके लिए स्फेयर ही एक दिन खतरा बन जाएगा और उन्हें दर्दनाक मौत देगा। अब वो परछाई अचानक कार्ला की मां का रूप ले लेती है और उससे कहती है कि अंदर कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है।
कार्ला तुरंत समझ जाती है कि अगर ये जगह वाकई स्वर्ग है तो अंदर उसकी बेटी ही होगी। कार्ला फिर उस रोशनी से भरे दरवाजे की ओर बढ़ती है और उसे पार कर लेती है। अब कहानी में फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब कार्ला की मां और बेटी का एक्सीडेंट हुआ था। फिर वापस प्रेजेंट में हम देखते हैं कि कार्ला एक बेहद सुंदर शहर में पहुंच चुकी है जो किसी फ्यूचरिस्टिक सिटी जैसी लगती है। उसके सिर पर चोट के ताजा निशान थे, जैसे उसे सीधे वहां लाया गया हो। और तभी वो देखती है कि उसकी बेटी उसकी ओर दौड़ती हुई आ रही है। कार्ला भी भागती है और उसे गले लगाने के लिए हाथ फैलाती है, लेकिन जैसे ही वो दोनों मिलते, अचानक कार्ला की आंखें खुल जाती है। अब वो खुद को शिप के अंदर एक टेबल पर पाती है, चौंकी हुई, उलझन में। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो उस दरवाजे को पार कर चुकी थी, फिर भी अब वापस यही कैसे है। वो शख्स बाकी लोगों से भी यही सवाल करता है और बताता है कि जब तुम गेट से बाहर आई थी तो तुम्हारी हालत बहुत ही खराब थी, तुम चल भी नहीं पा रही थी। हम ही थे जो तुम्हें उठाकर वापस शिप में लेकर आए। तभी उनका मिशन हेड होलोग्राम के जरिए सामने आता है। वो कार्ला से अंदर हुई हर बात और देखी गई हर चीज की जानकारी मांगता है। कार्ला बताती है कि उसे अंदर एक गोल्डन सिटी दिखाई दी थी जो बिल्कुल फ्यूचरिस्टिक सिटी जैसी लग रही थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो जगह कोई जन्नत हो, एक स्वर्ग। वो आदमी फिर पूछता है, इसके अलावा वहां क्या देखा, किससे मिली, किससे बात की? कार्ला जवाब देती है, मैं वहां किसी से नहीं मिली और ना ही किसी से बात की। मगर वो आदमी उसकी बात पर यकीन नहीं करता। अब कार्ला अपने साथ उतरे शॉन के बारे में पूछती है। उसके क्रू मेंबर्स बताते हैं कि शॉन की मौत हो चुकी है। कार्ला हैरान होकर पूछती है, वो कैसे मरा? तो एक आदमी बताता है, उसका सूट क्रैक हो गया था। कार्ला को यह बात हजम नहीं होती क्योंकि उनके सूट तो टूट ही नहीं सकते। तभी दूसरा साथी बोलता है, शायद उसने अपने ग्लव्स को ठीक से लॉक नहीं किया था। यह सुनते ही कार्ला गुस्से में आ जाती है और उन पर इल्जाम लगाने लगती है। वो कहती है कि शॉन एक एक्सपीरियंस्ड एक्सप्लोरर था, वो कभी कोई गलती नहीं कर सकता। उसके जितनी स्पेस ट्रैवल किसी और ने नहीं की थी। तब वो आदमी कहता है, कार्ला, तुम्हें आराम करना चाहिए। आखिरकार वो भी इंसान था। इंसानों से गलतियां हो ही जाती हैं, लेकिन अब जो मायने रखता है वो ये है कि तुम जिंदा हो, तुम्हें खुद का ध्यान रखना चाहिए। अब कार्ला कहती है, ठीक है, मुझे मेरा सूट दो, मुझे दोबारा उस फेयर में जाना है। लेकिन वो आदमी जवाब देता है, अब यह मुमकिन नहीं है क्योंकि हम वापसी के सफर पर निकल चुके हैं। कार्ला चुपचाप उठकर वहां से चलने लगती है और वो आदमी भी उसके पीछे पीछे चलता है। जब दोनों ऐसे इलाके में पहुंचते हैं जहां कोई कैमरा नहीं था, तब कार्ला धीरे से उस आदमी को बताती है, मैंने अंदर अपनी फैमिली को देखा था। वो ये बात सबके सामने नहीं कह सकती थी क्योंकि उसे मिशन हेड पॉल पर भरोसा नहीं था। फिर सीन कट होकर दिखाया जाता है कि पॉल अपने कमरे में परेशान बैठा है, जैसे पानी के बिना मछली तड़पती है। उसे इन लोगों की बातें सुनाई नहीं दे रही, इसलिए वो तुरंत कार्ला के साथी को इमरजेंसी कॉल करके बुलाता है। वो पूछता है, कार्ला ने क्या कुछ नया बताया? साथी साफ मना कर देता है, नहीं, उसने कुछ भी नया नहीं कहा। यह सुनते ही पॉल गुस्से में आ जाता है और कहता है, तुम्हें मेरे ऑर्डर्स मानने होंगे, यही तुम्हारा फर्ज है। दूसरी तरफ हम फिर कार्ला को देखते हैं, जिसे अब तक यकीन नहीं हुआ था कि शॉन की मौत हो चुकी है। उसी सच को परखने के लिए वो एक चाकू लेकर शॉन के हाइपरनेशन पॉड के पास पहुंचती है। जैसे ही वो पॉड खोलती है, उसे साफ दिखाई देता है कि शॉन की मौत गोली लगने से हुई है, यानी किसी ने उसे जानबूझकर मार डाला था। अब ये मर्डर क्यों हुआ? इसका जवाब शायद पॉल के कमरे में छुपा हो सकता था। इसलिए वो बिना समय गवाए पॉल के रूम की तरफ बढ़ जाती है, जहां उसे एक गन और कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं। वो इन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ ही रही थी कि तभी उसका एक साथी वहां पहुंच जाता है। कार्ला को डर था कि वो उसे ये फाइल्स पढ़ने से रोकेगा, इसलिए उसने उसके ऊपर गन तान दी।
इन कागजों से कार्ला को एक चौंकाने वाला सच पता चलता है, जिसे वो अपना साथी और एक एस्ट्रोनॉट समझ रही थी। वो दरअसल मिलिट्री से जुड़ा हुआ था। ये जानकर वो उस पर सवाल दाग देती है, तुम किस मकसद से हमारे साथ हो? उसने जवाब दिया, हाँ, मैं मिलिट्री से हूं, लेकिन मुझे इस मिशन की सच्चाई नहीं पता। अब कार्ला उसे गन पॉइंट पर लेकर मेन डैक पर ले जाती है, जहां उनका कैप्टन पॉल भी मौजूद था। कार्ला ने पॉल के ऊपर भी गन तान दी थी। उसे इस हालत में देखकर कैप्टन घबरा गया और बोला, तुम्हें पता है ना कि यह बगावत है और इसकी सजा मौत है, ठीक वैसे ही जैसे हमने शॉन को मारा था। यानी पॉल के मुंह से खुद यह बात निकल गई कि शॉन की हत्या उसी ने की थी। पहले तो उन्हें लगा था कि शॉन की मौत किसी बाहरी खतरे से हुई होगी, लेकिन अब पता चला कि उनका अपना ही कैप्टन कातिल था। सिचुएशन काफी ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी। तभी अचानक मिशन हेड का कॉल आता है। वो कार्ला को बताता है कि उसकी जो वीडियो पृथ्वी पर भेजी गई थी, उसे देखकर अब सब वैज्ञानिक मानने लगे हैं कि कार्ला हेवन यानी जन्नत में पहुंच गई है। वो उसे एक वीडियो भी दिखाता है जिसमें लोग अंतरिक्ष की ओर जाने लगे हैं, यही सोचकर कि वहां हेवन है। कार्ला ये सब देखकर हैरान रह जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। इससे पहले कि वो कोई एक्शन ले पाती, पॉल उस पर झपट पड़ता है और उसके हाथ से गन छीन लेता है। लेकिन कार्ला कोई आम खिलाड़ी नहीं थी। वो पॉल से भिड़ जाती है, उसे गिरा देती है और फिर से गन अपने हाथ में ले लेती है। गन मिलते ही उसने पॉल को दोबारा हमला करने का मौका नहीं दिया, सीधे शूट कर दिया। अब वो अपने दूसरे साथी की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन तभी वो उसे सब सच बताने की विनती करता है। प्लीज मुझे मत मारो, मैं सब बता दूंगा। कार्ला ने उस पर भरोसा किया। वो बताता है कि जब कार्ला उस फेयर पर पहुंची थी, उसके बाद वो खुद वहां से किसी ने उठा लिया और इस जगह पर ले आया। उसे आज तक ये समझ नहीं आया कि वो स्फेयर था क्या। अब बहुत सी चीजें उसके दिमाग में गड़बड़ाने लगी थी। इसलिए उसने मिशन हेड को कॉल किया और कहा, मैं उस स्फेयर को डिस्ट्रॉय करने जा रही हूं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये इंसानों के लिए सेफ है। लेकिन मिशन हेड ने फौरन उसे रोकते हुए कहा, रुको, मैं तुम्हें सच्चाई बताता हूं। वो स्फेयर किसी भगवान का नहीं है, बल्कि वही तुम्हारा खुद का बनाया हुआ है। कार्ला हैरान रह जाती है। मिशन हेड बताता है, इस धरती पर अब 25 बिलियन से ज्यादा लोग हो चुके हैं, जबकि धरती की कैपेसिटी सिर्फ 6 बिलियन है। इसलिए मैंने फैसला किया कि बाकी लोगों को खत्म किया जाए, और उसी प्लान के लिए तुमने ये स्फेयर प्रोजेक्ट बनाया था, जिससे लोगों को धरती से बाहर निकाला जा सके, बिना किसी कानून, बिना किसी कोर्ट के। वो आगे कहता है, तुम्हें ये सब याद नहीं इसलिए रहा क्योंकि तुम्हारी मेमोरी को निकालकर एक नई चिप इंस्टॉल की गई थी। अब तुम्हें बस वही जिंदगी याद है जो हम तुम्हें दिखाना चाहते थे, असली वाली नहीं जो तुमने खुद बनाई थी। मिशन हेड इस मोड़ पर बड़ा खुलासा करता है। वो कहता है कि पूरा प्लान उसी का था। कार्ला को स्पेस में भेजने से लेकर उस रहस्यमयी स्फेयर के अंदर वीडियो रिकॉर्ड करवाने तक सब कुछ एक मकसद से किया गया था, ताकि पूरी दुनिया को यह यकीन दिलाया जा सके कि वो स्फेयर कोई जन्नत है, एक हेवन। असल में प्लान यह था कि लोग खुद ही बिना किसी लड़ाई या हंगामे के धरती छोड़ दें और स्फेयर की ओर चले जाएं। उन्हें लगे कि वो स्वर्ग में जा रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये थी कि वो लोग अपनी मौत की तरफ बढ़ रहे थे। ये बात सुनकर कार्ला अंदर तक हिल जाती है। वो तो कभी किसी मासूम की जान नहीं लेना चाहती थी। उसे अब सिस्टम पर गुस्सा आने लगता है। जिसे सब मॉन्स्टर कह रहे थे, वो अब सही लगने लगा था। दोनों ने मिलकर फैसला किया, अब इस झूठे स्वर्ग यानी स्फेयर को खत्म करना है। मिशन हेड को जैसे ही इसका अंदेशा हुआ, उसने फौरन एआई सिस्टम को रीप्रोग्राम कर दिया और पूरी स्पेसशिप को ऑटो डिस्ट्रक्ट मोड पर सेट कर दिया, ताकि सच्चाई को मिटाया जा सके। लेकिन इससे पहले कि शिप खुद को उड़ा पाती, कार्ला और उसका साथी एक गन से एआई होलोग्राम को तबाह कर देते हैं। फिर फौरन अपने उस साथी से संपर्क करते हैं जो बड़ी मेन शिप को स्फेयर की ओर लेकर आ रहा था।
जैसे ही वो बड़ी शिप के पास पहुंचते हैं, अचानक छोटे छोटे धमाके होने लगते हैं और पूरी शिप बर्बाद हो जाती है। कार्ला तुरंत एक अटैच छोटी शिप में कूद जाती है ताकि अपनी जान बचा सके। वो अपने साथी को भी बचाना चाहती थी, लेकिन वो इस समय एलिवेटर में फंसा हुआ था। एलिवेटर की स्पीड इतनी कम थी कि 3 मिनट में वो शिप तक नहीं पहुंच पाता। कार्ला के पास अब कोई ऑप्शन नहीं था। उसे अपनी शिप को अलग करना पड़ता है और दिल भारी हो जाता है ये सोचकर कि शायद उसका साथी मारा गया। लेकिन कुछ देर बाद एक राहत देने वाली खबर मिलती है। उसका साथी वक्त रहते उस छोटी शिप में आ चुका था। अब उनका अगला मिशन था स्फेयर को खत्म करना। जैसे ही वो लैंड करते हैं, कार्ला का साथी उससे आगे बढ़कर खुद स्फेयर के अंदर घुस जाता है और पीछे का दरवाजा बंद कर देता है। वो कार्ला से कहता है, अब तुम लौट जाओ और पूरी दुनिया को इन जंगली इंसानों की सच्चाई बता दो ताकि बाकी लोग बच सकें। कार्ला उसकी बात मानती है और अपनी शिप को वापस अर्थ की दिशा में मोड़ देती है। उसे जमीन पर पहुंचने में अब 8 महीने लगने वाले थे, लेकिन उसके मन को शांति थी। वो किसी बुरे प्लान का हिस्सा नहीं बनी और अब वो लाखों लोगों की जान बचा सकती है। हर चमकती चीज सोना नहीं होती और हर खूबसूरत जगह जन्नत नहीं। सवाल उठाना जरूरी है, नहीं तो हम सच को खूबसूरत झूठ समझ बैठते हैं। अगर आपको ऐसे ही मजेदार और दिमाग खोल देने वाले साइंस फिक्शन स्टोरीज पसंद है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।